सो क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर बताओ जरा। प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है? चलो इसका आंसर पता है? नहीं पता, मेरे ख्याल से इसका आंसर नहीं पता होगा। इसको समझते हैं क्या है ये। जब भी हम स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील को बिलेट्स के फॉर्म में। सबसे पहले स्टील इस तरह के बिलेट्स के फॉर्म में रहती है। ये जो रेक्टेंगल टाइप के ये बन रहे हैं ना स्टील के, ये इस तरह के गरम गरम बिलेट्स के फॉर्म में रहती है। ठीक है, फिर इस स्टील को क्या करते हैं, जैसे आपको किसी एक डिजायर्ड शेप में लाना है, मान लो इसका आई सेक्शन बनाना है, तो ये रोल होती जाती है। रोल करते करते ये पास होती जाती है और धीरे धीरे इसको पतला करते जाते हैं, पतला करते जाते हैं, पतला करते जाते हैं, लेंथ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, रोल होते होते जब ये ऐसे ही हॉट हॉट फॉर्म में रहती है और डिजायर्ड शेप में आ जाती है, फिर उसको बाद में कूल डाउन करना पड़ता है। तो एक बार जब गरम इसमें ही बिलेट्स के फॉर्म में रहती है तो स्टील रोल्ड स्टील कहते हैं ना उसको। तो रोल करते हुए करते हुए करते हुए डिजायर्ड शेप में आ गई। मान लो आई सेक्शन बना दिया इसका। आई सेक्शन बनने के बाद तब भी ये गर्म है। अब इसको ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है ना, मान लो हमने ठंडा किया क्वेंचिंग से। कई सारे प्रोसेस होते हैं, स्लोली कूल डाउन भी कर सकते हैं, क्वेंचिंग भी कर सकते हैं। तो जब क्वेंचिंग करते हैं ना तब हम टेम्परिंग करते हैं। तो जब हमने मान लो क्वेंचिंग की, मान लो हम ये वाला तरीका अपना रहे हैं ठंडा करने का, तो क्वेंचिंग में एक्चुअली क्या करते हैं ना, हम इस स्टील को जब डिजायर्ड शेप में आ गई, इसको पानी में डुबो देते हैं इस तरह से। जब आपने इतनी गरम गरम स्टील को पानी में डुबो दिया, क्या होगा? अचानक से बहुत तेजी से सरफेस कूल डाउन होगा, एकदम से बुलबुले बुलबुले उठेंगे, है ना। तो ये जो सरफेस होता है ना, आउटर सरफेस, क्वेंचिंग वाले प्रोसेस में बहुत हार्ड हो जाता है। आउटर सरफेस बिकम्स वेरी हार्ड इन क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में क्या हुआ? आउटर सरफेस बहुत हार्ड हो गया, आउटर सरफेस बिकम्स हार्ड। तो हार्डनेस तो अच्छी प्रॉपर्टी है, हार्ड हो गया, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटल भी हो जाता है, ब्रिटल। लेकिन ब्रिटल हमारे लिए अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। हार्डनेस तो अच्छी प्रॉपर्टी है, इसके सरफेस पे स्क्रैच नहीं कर पाएंगे हम, है ना। हार्ड हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये ब्रिटल भी हो गया। अब स्टील को हम यूज करना चाहते हैं डक्टिलिटी के लिए, ज्यादा डक्टाइल होना चाहिए, लेकिन ये हो गया है ब्रिटल। तो ब्रिटलनेस को हम रिड्यूस करना चाहते हैं। ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? फिर हम टेम्परिंग करते हैं, टेम्परिंग। और टेम्परिंग में क्या करते हैं? टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से हीट अप करते हैं, है ना। इतने टेम्परेचर तक नहीं जितना पहले था, लेकिन इसको हीट अप करते हैं, हीट अप करते हैं और कुछ देर के लिए उसको उस टेम्परेचर पर ले जाके रखते हैं, ताकि इसकी ब्रिटलनेस फिर कम हो जाती है, और फिर इसको स्लोली कूल डाउन करते हैं। ठीक है, तो टेम्परिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसकी हार्डनेस तो फिर बरकरार रहती है, हार्डनेस उतनी ही रहती है, लेकिन इसकी ब्रिटलनेस कम हो जाती है एंड डक्टिलिटी इंप्रूव्स। तो टेम्परिंग में क्या हुआ बताओ? डक्टिलिटी इंप्रूव हो गई इसकी, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग इज अप्लाइड टू स्टील इन हार्डनिंग प्रोसेस फॉर इंप्रूविंग डक्टिलिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? यस, सो डक्टिलिटी विल इंक्रीज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92, इसका सही आंसर बताओ। यस, बिल्कुल सही है, अंडर स्ट्रेसिंग। ठीक है, फैटीग स्ट्रेंथ, जब हम मटेरियल को बार बार रिपीटेड लोडिंग लगाते हैं, तब क्या होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर पे तो और कम स्ट्रेस पे ही फेल हो जाएगा, तो फटीग स्ट्रेंथ तो इंप्रूव नहीं होगी। ये सर्चिंग द सरफेस नहीं है, बेसिकली ये स्पेलिंग गलत लिख दी है, स्क्रैचिंग द सरफेस, स्क्रैचिंग द सरफेस। तो जब हमने सरफेस के ऊपर स्क्रैच लगा दिया, यानी कि क्रैक के प्रोपेगेशन के लिए हमने पहले से ही कुछ ना कुछ उसमें कर दिया है, स्क्रैचेस बना दिए हैं। तो जितना ज्यादा स्मूथ होता है ना, उतनी ज्यादा फटीग स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अगर स्क्रैचेस वगैरह होंगे ना, तो स्क्रैच से ही इसका क्रैक का प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फटीग स्ट्रेंथ उल्टा कम हो जाएगी। ओवर स्ट्रेसिंग, देखो एसएन कर्व हमने बनाया था, तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, एसएन कर्व कुछ इस तरह का बनता है, जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है ना यहाँ पर, उतने ही कम नंबर ऑफ साइकिल्स में ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो जब स्ट्रेस बहुत कम होता है, कम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ना, तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स ले जाएगा ये। तो अंडर स्ट्रेसिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 93। देखो, जैसे डक्टिलिटी है, ठीक है, तो डक्टिलिटी बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज कितनी है मटेरियल की। सो मटेरियल लेटस से इस तरह का कुछ बिहेवियर है मटेरियल का, है ना। तो जितनी ज्यादा प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होगी, उतना ज्यादा डक्टाइल होगा, और प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज अगर कम है तो वो कम डक्टाइल है। तो दिस इज प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, है ना। अब डक्टाइल कब कहेंगे कि कितनी परसेंटेज है उससे ज्यादा हुई, प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज कितने परसेंटेज से ज्यादा है तब डक्टाइल होगा, कितने परसेंटेज से कम है तब ब्रिटल होगा। तो बॉर्डर लाइन जो मानते हैं ना, वो हम 5% को मानते हैं। ठीक है, अगर 5% से ज्यादा फ्रैक्चर स्ट्रेन होता है, ठीक है, 5% से ज्यादा अगर फ्रैक्चर स्ट्रेन होता है, तब उसे हम डक्टाइल मटेरियल मानते हैं। तो ये 5% आप याद कर लेना, ये मैंने थ्योरी क्लास में बताया था। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो खैर आसान है, ये तो कर चुके हैं हम, है ना।
इस वाले को रहने देते हैं 94 को, ये भी रहने देते हैं, ये वाला भी रहने देते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं, 97 वाला करो। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन तो हो गई है मटेरियल की, है ना, और वो रिकवर नहीं हो पाई है, नॉट रिकवर्ड। जब रिकवर नहीं हो पाई है तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्रीप ऑफ मटेरियल। क्रीप ऑफ मटेरियल होता है कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। सस्टेन्ड लोड लगा दिया और फिर भी उसका डिफॉर्मेशन हुए चले जा रहा है, इसे कहते हैं क्रीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 डी। देखो यील्ड पॉइंट पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लग जाता है, यील्डिंग हो गई है तब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है मटेरियल का, है ना। सो 99 का भी डी है। सो करेक्ट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 का बताओ। क्रीपिंग, तो यहाँ पर मेन जो टर्म है क्रीपिंग, कैसे पता चली? स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टाइम के साथ होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रीप। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, ओके, तो 101 वाले क्वेश्चन का जितेंद्र का कहना है करेक्ट आंसर इज डी। तो इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, तो स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट के आगे स्ट्रेस कर दिया तो क्या हो गया? इसका मतलब है यील्डिंग स्टार्ट हो गई है, यील्डिंग हैज स्टार्टेड। और अगर यील्डिंग स्टार्ट हो गई है तो जो स्ट्रेन होगा वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा एज कंपेयर टू स्ट्रेन, एज कंपेयर टू स्ट्रेस। सो टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर क्विकली, ज्यादा तेजी से स्ट्रेन बढ़ने लगेगा as compared to stress, right? So correct answer will be D. Next question, perfectly elastic. Perfectly elastic का मतलब क्या होगा? जब अपना शेप रीगेन कर लेगा, है ना, पूरा का पूरा शेप रीगेन कर लेगा, then it will be perfectly elastic. Yes, so correct answer is A. Very good. चलो 103 पे चलते हैं। 103 का A, देखो बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स। तो यहां पर किस तरह का लोड लगा रहे हैं? टेंसाइल लोड लगा रहे हैं या कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं? वी आर अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड। हाँ, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो ये मेलिएबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज, है ना, मेलिएबिलिटी दी ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट। यस, सही है इसका रेजिलियंस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, रेजिलियंस होता है सही आंसर, है ना। ओके, सो यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट हो गई जूल, और ये हो जाएगा mm³ में वॉल्यूम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, जूल्स पर mm³। यस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। सो करेक्ट आंसर इज ए, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, ये हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107। तो द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल रेजिस्ट इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट लोड रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी हो गई टफनेस, राइट। नेक्स्ट 108। इन अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट साइकिल इलास्टिक लिमिट इन टेंशन इज रेज्ड। तो देखो इलास्टिक लिमिट, टेंशन में अगर हमने इलास्टिक लिमिट को रेज किया तो क्या होता है? कंप्रेशन में उतनी ही इलास्टिक लिमिट फिर कम हो जाती है ना। हमने क्या किया? स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ा के, है ना, कोल्ड वर्किंग करके अगर इलास्टिक लिमिट यहाँ पर रेज की ना, तो जो कंप्रेशन में आता है ना, तो कंप्रेशन में इलास्टिक लिमिट कम हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं बॉशिंगर इफेक्ट। तो ये थ्योरी क्लास में, थ्योरी सेशंस में पढ़ा हुआ है, तो थ्योरी सेशन की भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन देख लेना। ओके, ये देखो ये वाला कितनी बार आया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ना। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक रेंज, ठीक है, ये तो रेजिलियंस है ना। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, ओके, रेजिलियंस। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, है ना। तो जब प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट की बात आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सो करेक्ट आंसर इज डी, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। चलिए क्वेश्चन 111, टेनिसिटी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने यही पढ़ाई थी, टेनिसिटी क्या होता है। करेक्ट आंसर इज ए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, यस, करेक्ट आंसर इज सी। देखो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा सही आंसर। और अगर अकेला हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होगा, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस अगर हम अप टू इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये हो जाएगा
टोटल स्ट्रेन एनर्जी, राइट। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी सेम थिंग है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। 113 का ए, बिल्कुल ठीक है। यस, रप्चर पॉइंट, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू रप्चर पॉइंट। रप्चर पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, या फ्रैक्चर पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अप टू फेलियर भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है अनु। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, देखो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ही हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। सो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। सो यूनिट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ही स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बोथ आर सेम थिंग। तो स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, जूल, और वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब। सो ये हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब, राइट। यस, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की डायमेंशन, चलो क्लास के एंड में देख लेते हैं। हमें सिग्मा दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो ये रहा सिग्मा, नहीं ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ये रहा सिग्मा, ये रहा ई। रेजिलियंस पूछा है, तो रेजिलियंस इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ये हो जाएगा स्मॉल यू इनटू वॉल्यूम। स्मॉल यू क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये इनटू वॉल्यूम कर दिया। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, राइट, और इनटू वॉल्यूम हो गया। स्ट्रेन को हम स्ट्रेस अपॉन ई भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई, है ना, ये हुक्स लॉ से आ जाएगा, हुक्स लॉ। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम। नाउ सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई। यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 5 गया, ऊपर से 2 नीचे से 2 चला गया, 100 बचा आंसर। तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन mm। सो करेक्ट आंसर इज सी, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन 117, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की डायमेंशन, ठीक है, ये देख लेंगे। इलास्टिक मॉडुलस यानी यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 450 गीगापास्कल। यूनी एक्सियल स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस दिया है 450 मेगापास्कल। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी पूछा है ना, वॉल्यूम नहीं भी दिया, वॉल्यूम दिया ही नहीं है, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी तो वैसे भी नहीं निकाल सकते, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं। ये सी तो शायद पिछले वाले क्वेश्चन का है, इसका आंसर बी बताया। चलो देख लेते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू आर, ये क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e हो जाएगा। स्ट्रेन दिया नहीं है तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा कितना दिया है, सिग्मा दिया है 450 मेगापास्कल। सो 450 मेगापास्कल इंटू 450 मेगापास्कल, मेगापास्कल होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, तो 2 बार हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर मेगापास्कल, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ई दिया है 450 गीगापास्कल, तो यानी ये हो जाएगा 450 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगापास्कल, और इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक न्यूटन पर mm स्क्वायर और एक न्यूटन पर mm स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए, और ये एक 450 और एक 450 तो कैंसिल आउट हो गए। तो 450 बाई 2 बचा 225, और डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 0.225 न्यूटन पर mm स्क्वायर। को ऐसे लिख सकते हैं क्या, न्यूटन mm पर mm क्यूब। करेक्ट आंसर हो गया बी, है ना। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मिस्टेक यूनिट कन्वर्जन में होता है। आप ना हर क्वेश्चन में ना यूनिट्स के साथ साथ लिखा करो, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, है ना। अभी आप क्या करते हो कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो आप यूनिट्स वगैरह के बिना सॉल्व करते हो, चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, सब में यूनिट्स के साथ सॉल्व करो, आदत हो जाएगी, सब याद हो जाएंगे। इट टेक्स ओनली प्रैक्टिस। तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फैटीग तो होता नहीं है, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी नहीं होता, इलास्टिसिटी भी नहीं होता, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर ही है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 118 का ए था, चलो 119 पे आ जाओ। 119 का बी, वेरी गुड। 120 पे चलते हैं अब, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रिज्मेटिक बार 1 मीटर लॉन्ग, चलो ये लेंथ दे दी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंप्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 80 किलो न्यूटन, तो ये हो गया पी। ई दिया हुआ है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार, आंसर देखो अभी मुझे भी नहीं पता है, बस आप कैलकुलेट करके निकाल लो, फिर अभी सॉल्व करेंगे तो चेक हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, देखो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व हो जाता है, या हाफ पी इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा दिया है क्या, देखो लेंथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है हाफ पी, और डेल्टा की जगह पी एल अपॉन ए कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल अपॉन 2 AE। ओके, नाउ पी किस में दिया हुआ है, किलो न्यूटन में। अच्छा, यहाँ पर यूनिट किलो न्यूटन mm आ रही है, तो किलो न्यूटन को तो किलो न्यूटन में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
ये 80 इंटू 80 हो गया, 80 स्क्वायर है। एल लेंथ कितना है, अगर एमएम में आंसर आ रहा है यहाँ पर तो लेंथ को मीटर से एमएम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1000 एमएम हो जाएगा ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू एई, एरिया किस में है, स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 10 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना, एरिया का कन्वर्जन स्क्वायर सेंटीमीटर से एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। और ये हो गया ई कितना है, 200 किलो न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, तो 200, ऊपर भी किलो न्यूटन था, नीचे भी किलो न्यूटन, और स्क्वायर एमएम, ये सारे अब कंसिस्टेंट यूनिट में आ गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप इसी तरह से कंसिस्टेंट यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर दिया करो। ये बचा 80 डिवाइडेड बाय 2, ये बचा 40 किलो न्यूटन एमएम आ गया। अभी आपने मुझसे पूछा था कि डायमेंशंस बता दें किसकी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी की। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी तो यही हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की भी यही है, ठीक है। अब एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी की डायमेंशंस ये हो जाएगी फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये एनर्जी का हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का होता है मीटर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो ऊपर आ गया केजी, यहाँ पर मीटर मीटर 2 मीटर हो गए, नीचे 1 मीटर, ये 1 मीटर, और ये सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी का हो गया एम, एल माइनस 1, और ये टी माइनस 2, एल माइनस 1 टी माइनस, ये हो गया इसका डायमेंशनल एनालिसिस, और ये हो गया इसकी यूनिट्स। क्लियर है, ये तो आप खुद से कर सकते हो।